is important. तो मार्कोविट्स, विलियम शार्प और भी बहुत सारे लोग थे, इनमें ये मॉडल डेवलप करने में उनका ये था कंट्रीब्यूशन था, तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज वगैरह दिया गया था। तो ये सब यहाँ पे दिया है। फिर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है क्या एग्जैक्टली? तो यहाँ पे व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन रिस्की एसेट्स, ओनली रिस्की एसेट्स, हाउ कैन वी गेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये यहाँ पे डिस्कस किया। पहले तो यहाँ पे दोनों टाइप के रिस्क को भी डिस्कस किया है कि कौन से टाइप के रिस्क लेना प्रॉफिटेबल हो सकता है या कौन से टाइप का रिस्क लेना लॉस मेकिंग हो सकता है। रिवॉर्ड हमें नहीं मिलता है, इक्विवेलेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो ये सब यहाँ पे डिस्कस किया है। तो हम लोग अगर मतलब इफ एवरीबॉडी इज इन्वेस्टिंग एट अ रिस्क फ्री रेट, तो उनको रिस्क फ्री रिटर्न्स, गारंटेड रिटर्न्स मिलेंगे वहाँ पे, ये बताया गया है। बट जो हम एडिशनल रिस्क लेते हैं और उस एडिशनल रिस्क के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो आपको रिस्क प्रीमियम से मिलता है। तो ये यहाँ पे दिए। फिर आगे जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क बोला है, तो यहाँ पे वही कि असेट स्पेसिफिक रिस्क वर्सेस मार्केट रिस्क, ये दो टाइप के रिस्क, जिसको हम इडियोसिंक्रेटिक रिस्क या नॉन सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं असेट स्पेसिफिक रिस्क को, और मार्केट रिस्क को हम लोग सिस्टमेटिक रिस्क उसको बोलते हैं। ये यहाँ पे डिस्कस किया है कि योर ओवरऑल रिटर्न्स, योर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स या डिपेंड ऑन होल लॉट ऑफ फैक्टर्स, उसमें से the factors to determine or to influence your expected returns are risk, ये type of risk that you are taking, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। Then टैक्स कोड्स और इंटरेस्ट रेट चेंजेस, मतलब इसका इम्पैक्ट कैसे इकोनॉमी, आई थिंक ये हमने डिस्कस किया था कि मतलब देयर आर सम चेंजेस इन टैक्स कोड या टैक्स रेगुलेशंस या लॉज बदले जा रहे हैं। सपोज टैक्सेशन के रिलेटेड लॉज बदले जा रहे हैं। लेट्स से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पहले था, तो उसके इसमें उसके रिलेटेड टैक्स भी गवर्नमेंट नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकता था। तो ऐसे अगर रेट्रोस्पेक्टिव अगर टैक्सेस लाए जा रहे हैं, मतलब हम लोग अभी जी रहे हैं लेट्स से 2021 में, और आपको बताया जा रहा है कि आपका जो भी लास्ट 10 साल का इनकम है उसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भरना है। आप ऑलरेडी टैक्स भर रहे थे लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भरना है। ऐसा एक नया उन्होंने ये लाया, लॉज लाए। तो ये ऐसे जो पॉलिसी चेंजेस होते हैं या टैक्सेशन के रिलेटेड कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस कैन अफेक्ट सर्टेन इंडस्ट्री या सर्टेन कंपनीज। तो ये एक इडियोसिंक्रेटिक रिस्क है या नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है या असेट स्पेसिफिक रिस्क है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। वेराज जो इंटरेस्ट रेट चेंजेस है, तो इंटरेस्ट रेट चेंजेस सपोज आरबीआई ने रेपो रेट बदल दिया या बैंक रेट बदल दिया, तो ऑटोमेटिकली जो बोरिंग रेट रहेगा ये हर किसी लिए चेंज, हर मतलब ऑलमोस्ट सभी के लिए ये चेंज हो जाएगा बोरिंग रेट। सो दिस विल बी अ economy wide this will have a economy wide impact because all the sectors are getting affected due to this particular change, not to the same extent but everybody is getting affected in the process। तो ऐसे जो चेंजेस आ रहे हैं तो ये हर एक बिजनेस के लिए, इट्स नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक इंडस्ट्री, इट्स लाइक अ मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे सिस्टमेटिक रिस्क को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब मार्केट्स रिलेटेड जो रिस्क है वो सबके लिए सेम है, लेकिन जो कंपनी स्पेसिफिक है या एसेट स्पेसिफिक है दैट कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे। तो यही ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, एक्सॉन मोबिल करके एक जो कंपनी है उसके रिलेटेड है। तो अगर सपोज नए नए energy, see as the population is increasing, as our lifestyle is changing, we are becoming more energy intensive, we are indulging into more energy intensive activities। तो production techniques हो या जो भी है transportation facilities हो, इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट आगे जाके और भी बढ़ने वाली है। that is the case, but are we only relying on the traditional energy sources? The answer is no. People are trying to come up with new energy sources. They are trying to come up with environmentally friendly, yeah, we can say environmentally friendly as well as renewable energy sources की तरफ we are inclined।
सो ऑटोमेटिकली जो ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस है, जो यू नो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस या ऐसे एनर्जी सोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो या इन बिजनेसेस के ऊपर ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट पड़ने वाला है, isn't it? सो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बट व्हेन द अल्टरनेटिव्स आर कमिंग अप, ऑटोमेटिकली नो पीपल विल शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम these not shown clean energy sources to clean energy sources, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। देन अनसिस्टमैटिक रिस्क, जैसे कि एसेट स्पेसिफिक रिस्क है, तो डाइवर्सिफाई किया जा सकता है बाय बाय इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग maybe in a mutual fund or maybe in a company which is diversifying their way of operations. So अभी आप कोई भी बिजनेस ले सकते हो, क्लासिकल जो एनर्जी सोर्सेस है उनके रिलेटेड कोई भी बिजनेस ले सकते हो। कोल इंडिया से लेके एनटीपीसी है या मे बी रिलायंस लिमिटेड है, ये लोग भी टू सम एक्सटेंट दे वर डिपेंडेंट ऑन दीज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, बट increasingly they are shifting their focus from these uh, non-renewable energy sources to renewable ones. तो automatically ये shift होने ही वाला है, because that is the future. Solar energy के related कुछ steps ये companies देखने को मिलते हैं इनके साइड से। तो automatically this is going to have some impact on the existing companies, और जो इसमें अडॉप्ट नहीं करेंगे, नए सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली दे विल पेरिश, isn't it? So things don't remain same all the time. So जैसे करंट मार्केट कंडीशंस है वैसे हर टाइम पे रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो थिंग्स can be like, if you don't want to take that risk of investing in a specific company या idiosyncratic risk नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, मे बी कुछ अमाउंट आप जो ट्रेडिशनल सोर्सेस वाले हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ आप न्यू एनर्जी सोर्सेस के लिए। सी इट इज गोइंग टू टेक टाइम, ट्रांजिशन के लिए थोड़ा तो टाइम आपको लगेगा। ऑफ कोर्स द टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस टू ट्रांसफॉर्म इन अ मच फास्टर पेस। तो मतलब डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस अचीव दैट टारगेट इन अ वेरी लिमिटेड टाइम, दैट इज ट्रू। बट ऐसा नहीं होगा कि वो कंप्लीटली रिडंडेंट हो रहे हैं, अनलेस एंड अंटिल गवर्नमेंट इज कमिंग अप एंड टेलिंग दैट दिस पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स विल नॉट बी should not be used henceforth. अगर ऐसा है तो फिर तो ही वो बंद हो रहा है, बट अदरवाइज देयर विल ऑलवेज बी सम डिमांड फॉर दिस। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम जीरो बन गया, कुछ ना कुछ डिमांड रहेगा, बट ऑफ कोर्स कम हो सकता है इफ वी आर coming with some far more efficient sources of energy. तो ये है। देन तो एंटायर सेक्टर के ऊपर आप बेट कर सकते हो। आपको पता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सी, अगर मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी में जा रहा हूँ तो मुझे उस कंपनी के स्पेसिफिक उसका मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, उसके वो अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मुझे चिंता करनी पड़ेगी। या और कोई एडवर्स इवेंट होती है क्या उस कंपनी के रिलेटेड, अगर ऐसे सभी, या कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है क्या जो उससे बेटर प्रोडक्ट दे रहा है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को मुझे ये करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली मेरे इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस को चेंज करना पड़ सकता है। whereas if I am betting on the entire sector, if I there are instruments which allow you to invest in a specific theme, या कोई स्पेसिफिक सेक्टर में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ स्पेसिफिक कंपनी, ऑलराइट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज ऑफ द नीड और बिकॉज ऑफ द डिमांड फ्रॉम इंडिविजुअल्स, पीपल different businesses have come up with a different sector specific schemes, तो उनमें आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो this is what is being discussed in this paragraph, कि diversification can allow you to eliminate such type of idiosyncratic risks. Okay? तो ये है CAPM का ही अलग अलग तरीके से उन्होंने लिखा है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो आपके डिपेंड होते हैं दो चीजों के ऊपर, मतलब अगर वैसे क्लासिफाई करने जाएंगे तो एक है रिस्क फ्री रेट और दूसरा है रिस्क प्रीमियम। तो एक तो मिनिमम आपको कितना मिलना चाहिए, रिस्क फ्री रेट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप वो पैसा अल्टरनेटिवली अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखते तो उतना आपको लेट्स से 6% या 6.5% तो आपको मिल ही जाता, राइट। तो उतना तो मिनिमम मिलना चाहिए। इन एडिशन टू दिस यू शुड ऑल्सो गेट सम एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर बियरिंग विद दैट एक्स्ट्रा रिस्क।
when you are going for risky assets, you should be sufficiently compensated by in terms of additional reward, additional returns. तो यही बताया जा रहा है कि expected returns is a combination of risk free rate and risk premium. तो ये है प्राइसिंग फॉर्मूला में हम लोग इसको ऐसे ये कर सकते हैं. हम लोग एक्चुअल में प्राइस भी एक्सपेक्टेड प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं थोड़े टाइम में आपको ये फॉर्मूला भी बताता हूँ. हमने जो रेगुलर फॉर्मूला देखा है वो भी हम लोग इसमें देख सकते हैं. और रिस्क प्रीमियम क्या होता है, तो इट इज बीटा इनटू रिटर्न्स फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट. ओके, तो ये इसका कॉम्बिनेशन बनता है आपका रिस्क प्रीमियम. यही बताया जा रहा है. और ये पूरा फॉर्मूला है, कंप्लीट फॉर्मूला CAPM का इक्वेशन. तो प्राइसिंग में हमें हेल्प हो सकता है प्राइसिंग आइडेंटिफाई करने के लिए. यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया है, तो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट इट. तो आपको दिख सकता है कि ऐसे ही इंटरेस्ट रेट रहते हैं. मतलब जो 10 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड है उसके ऊपर इतना कम आपको इंटरेस्ट वगैरह ऑफर किया जाता है, 1% इंटरेस्ट. whereas expected return of the US stock market is 10%. ये भी थोड़ा हायर एंड पे ही है, but let's assume that it is 10%. US stock market से 10% expected returns है. And the risky portion of our portfolio include exposure to the entire US stock market, easily achievable using a diversified ETF like VTI. तो ये क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि सपोज यूएस स्टॉक मार्केट या लेट्स से इंडेक्स, जब यूएस स्टॉक मार्केट की बात होती है तो वी आर बेसिकली रेफरिंग टू इंडेक्स. लेट्स से S&P 500 या नैस्डैक, ये जो इंडाइसेस है, जैसे हमारे यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये जो इंडाइसेस रहते हैं, वैसे जो यूएस स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो आप परचेस कर रहे हो, उसमें आने वाले सभी स्टॉक्स को आप परचेस कर रहे हो. और वो डायरेक्टली मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर एक स्टॉक के इक्विवेलेंट वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा, बट रादर यू कैन इन्वेस्ट इन यूजिंग ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं, उनके थ्रू आप छोटे छोटे अमाउंट से पूरा बास्केट आप परचेस कर सकते हो, बास्केट ऑफ असेट्स आप परचेस कर सकते हो. तो यू आर एसेंशियली, मतलब थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर वगैरह छोड़ के आपको जो इंडेक्स का रिटर्न रहेगा वही आपको भी रिटर्न मिलेगा. एक एक्सपेंस रेशो और ट्रैकिंग एरर छोड़ के थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट अदरवाइज जो जिस रेट से इंडेक्स बढ़ रहा है उसी रेट से आपको रिटर्न्स मिलेंगे अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो. ठीक है, तो ये डेटा है, ये एग्जांपल है. और आपको पूछा क्या गया है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर आप स्टॉक मतलब पूरा अमाउंट आपका अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो CAPM में आप अगर ये प्लग करोगे तो आपको ये देखो, ये दिस इज हाउ यू गेट द आंसर. रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा ऑफ द असेट प्लस मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस द रिस्क फ्री रेट. तो ये कैलकुलेट करोगे तो so let's say there is another asset which is having beta equal to 1. आप कोई स्पेसिफिक असेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये दो अल्टरनेटिव्स है. तो दोनों से आपको सेम ही रिटर्न्स मिलेंगे, बिकॉज when you are identifying a stock with beta is equal to 1 and वो constant रह रहे हैं हमेशा, तो you are expected to get the same returns as your this thing, as your index. तो ये बताया जा रहा है. So here, as you can see, the expected returns will be equal to 10% because the risky asset in our portfolio includes the universe of US publicly traded stocks. मतलब आप क्या कर रहे हो exactly? आप ETF ऐसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो पूरे S&P 500 या नैस्डैक है या और भी जो भी इंडेक्स है उसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो. तो इसका मतलब है उस US में जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें से जो टॉप कंपनीज है जिनके बेसिस पे इंडेक्स बनाए जा रहे हैं उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होंगे ETF परचेस करके, वो रिटर्न्स और मार्केट से मिलने वाले रिटर्न्स है वो इक्विवेलेंट ही रहेंगे. तो यही इस एग्जांपल से यहाँ से बताया जा रहा है. ठीक है, तो ये है प्राइसिंग के रिलेटेड. ये था कि प्राइस आइडेंटिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रिस्क. अगेन ये थोड़ा सा रिपीटेटिव लगेगा यहाँ पे, हैव अ लुक एट इट, बट आई विल
highly encourage you to read from that Leuenberger. तो मैं हम लोग देखेंगे वो भी. तो ये देखो यहाँ पे प्राइसिंग. ओके, मैं ये प्राइसिंग का जो है वो आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ कैसे वो कैलकुलेट करते हैं. और एक एग्जांपल वैसे ही दिया गया है. तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है कि रिस्क फ्री रेट है, बीटा दिया है आपको, आपको मार्केट से मिलने वाले रिटर्न्स दिए जा रहे हैं. तो एंड यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक असेट. तो ये सब डेटा यहाँ पे दिया है. देखो एक्सॉन मोबिल का बीटा कोएफिशिएंट दिया है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द रिस्क फ्री रेट एट द रिस्क फ्री रेट इज 4%. मतलब मार्केट का रिटर्न है 8%, रिस्क फ्री रेट है 4%, और जिस असेट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसका बीटा है 0.88. मतलब मार्केट अगर 1% से बढ़ता है तो ये 0.88% से ये एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन का जो शेयर है वो 0.88% से बढ़ता है. ठीक है, तो ऐसा है. तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने मिलने चाहिए? Relatively this is slightly less risky asset. Why? Because beta is less than 1. So it doesn't fluctuate a lot with the market. This particular asset only fluctuates 0.88% the fluctuations in the market. तो relatively stable हम लोग बोल सकते हैं, या थोड़ा सा डिफेंसिव हम लोग इसको स्टॉक को बोल सकते हैं. तो इसीलिए इससे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है इट इज लेस देन 8%. सो जो मार्केट से मिलने वाले रिटर्न्स है उससे थोड़े कम रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्टॉक मे नॉट मूव सो एब्रप्टली विद द मार्केट फ्लक्चुएशंस. तो इसीलिए ये 7.5 अराउंड 7.52% आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलने चाहिए यहाँ से. ठीक है, ये है. तो यहाँ पे आप दोनों मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी सीएपीएम आपको हेल्प कर सकता है, और दूसरा प्राइसिंग, किसी असेट का राइट प्राइस क्या है वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको ये हेल्प कर सकता है. लेट मी टेक यू थ्रू द डेविड लुएनबर्गर. देखो यहाँ से भी आप ये सीएपीएम देख सकते हो, का चैप्टर देख सकते हो. ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन. सी वी ओनली टॉक्ड अबाउट वन डायग्राम ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन. यहाँ पे दो तरीके से उसको लिखा जा सकता है. ये देखो सिक्योरिटी मार्केट लाइन. तो सी ऑन द वर्टिकल एक्सिस वी आर स्टिल मेजरिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ई इनटू ब्रैकेट्स आर लिखने के बजाय यहाँ पे क्या लिखा है? आर डैश, आर बार, आर नॉट आर डैश, आर बार. आर बार स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. तो वर्टिकल एक्सिस पे दोनों जगह पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मेजर किए जा रहे हैं, बट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी आर इन द फर्स्ट पैनल वी आर मेजरिंग covariance between asset returns from this particular asset and returns from market portfolio. So R and RM stands for asset specific return and market specific returns. उनके बीच में covariance कितना है? Covariance कितने मतलब are they moving in same direction or not? वो covariance हम लोग यहाँ पे measure कर रहे हैं. Whereas in the second panel we are measuring beta. On the horizontal axis we are measuring beta. ठीक है, तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन दोनों तरीके से लिखी जा सकती है, बाय कंपेयरिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स विद कोवेरिएंस बिटवीन रिटर्न्स फ्रॉम द असेट एंड मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न, या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और बीटा के कंपैरिजन में भी सिक्योरिटी मार्केट लाइन लिखी जा सकती है. और जो असेट स्पेसिफिक रिस्क होती है, अभी तक हमने वर्ड्स में इसको देखा था, तो ये उसका फॉर्मूला है, सीएपीएम से ही हमें ये मिलता है. तो सिग्मा आई स्क्वायर इज रिस्क एसोसिएटेड विथ असेट आई. ओके, असेट आई से मिलने वाले मतलब रिटर्न्स कितने वोलेटाइल है वो सिग्मा आई स्क्वायर से पता चलता है. मतलब ये वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ असेट आई है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में दो टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं. एक है बीटा आई स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर. मतलब ये क्या है? मार्केट स्पेसिफिक रिस्क. मार्केट कितना फ्लक्चुएट करता है वो हम लोग ये टर्म से ये करते हैं, मेजर करते हैं. बीटा ए स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर. सी बीटा इज कमिंग विथ सिग्मा एम. इसका मतलब क्या है कि हम लोग मार्केट में आने वाले फ्लक्चुएशंस को इवेल्युएट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हमारा असेट कितना फ्लक्चुएट होगा वो देख रहे हैं. इसीलिए यहाँ पे बीटा भी आ रहा है, तो बीटा की वैल्यू भी यहाँ पे कंसिडर की जा रही है फॉर्मूला में. तो फर्स्ट टर्म इज सिस्टमैटिक रिस्क. बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट सिस्टमैटिक रिस्क. ऑलराइट,
whereas जो second term है variance of EI square, variance of EI, this is nothing but your इडियोसिंक्रेटिक रिस्क। ये देखो यहाँ पे लिखा है नॉन सिस्टमेटिक रिस्क, इडियोसिंक्रेटिक रिस्क या स्पेसिफिक रिस्क इसको बोला जा सकता है, असेट स्पेसिफिक रिस्क इसको बोला जा सकता है। ये दोनों का मिला के आपको रिस्क मिलता है, ओवरऑल रिस्क मिलता है। So overall risk comprises of two things, market related risk and asset specific risk। तो ये दोनों को यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। देन ये देखो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि सपोज ये आपने क्या कैपिटल एसेट, कैपिटल एलोकेशन लाइन या कैपिटल मार्केट लाइन सपोज आपने प्लॉट की है। अगेन लुक एट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। व्हाट आर वी मेजरिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस? सिग्मा। तो मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट लाइन। कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन में क्या था? कोवेरियंस या फिर बीटा था। वेयरएज जो कैपिटल मार्केट लाइन रहती है उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सिग्मा रहता है। सभी के वर्टिकल एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ही होते हैं। तो ये कैपिटल मार्केट लाइन हमें क्या बता रही है कि जैसे जैसे आप रिस्क बढ़ेगी, सिग्मा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बढ़ने चाहिए। हमें CAPM लाइन से या कैपिटल मार्केट लाइन से पता चलता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। तो जो लाइन है RF मतलब रिस्क फ्री रेट से पॉइंट M को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो आपकी कैपिटल मार्केट लाइन है। उस पॉइंट पे जो असेट दिखाई दे रहा है वहां पे उसको लिखा है असेट विथ सिस्टमेटिक रिस्क ओनली। तो जो असेट्स कैपिटल मार्केट लाइन पे या सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे ही रहेंगे वहां पे देयर इज नो एडिशनल रिस्क। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसमें से वेरिएंस EI जो रहेगा वो 0 रहेगा। मार्केट रिलेटेड ही रिस्क है, सिस्टमेटिक रिस्क ही है वहां पे। सेकेंड टर्म यहाँ पे 0 रहेगा। सो लेट्स कॉल इट असेट A। जो फर्स्ट असेट है उसको A बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे 5 पॉइंट्स है ना। एज वी मूव टू द राइट देयर आर 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5। तो लेट्स कॉल इट A B C D एंड E। देयर आर 5 असेट्स एंड एक है M भी एक पोर्टफोलियो है जो कि मार्केट पोर्टफोलियो है। अगर आपने पूरे इंडेक्स में ही इन्वेस्ट किया तो आपको मार्केट पोर्टफोलियो मिल सकता है। तो एज यू कैन सी असेट A ओनली हैज सिस्टमैटिक रिस्क, इट डजंट कंटेन नॉन सिस्टमैटिक रिस्क या असेट स्पेसिफिक रिस्क नहीं है वहां पे। ठीक है, तो इट इज गुड, इट इज फाइन, रिलेटिवली फाइन, बिकॉज वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग लो रिटर्न्स बट we don't have to bear with that extra risk। ठीक है, तो रिस्क भी कम हो रहे हैं हमारे और रिटर्न्स भी कम हो रहे हैं, तो इट इज फाइन। बट एज वी मूव टू द राइट जैसे BCDE, तो वैसे हो क्या रहा है? रिस्क एलिमेंट इज इंक्रीजिंग। एज यू कैन सी रिटर्न्स जो रहेंगे वो सेम है। ABCDE पांचों एसेट से मिलने वाले रिटर्न्स, क्योंकि रिटर्न्स हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं और एक ही ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे पांचों एसेट्स आ रहे हैं, तो मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर सेम बट रिस्क फैक्टर वहां पे बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग राइट वर्ड जा रहे हैं वैसे वैसे रिस्क बढ़ रही है बट रिटर्न्स नहीं बढ़ रहे। तो दिस डजंट मेक सेंस। ये क्यों हो रहा है? because of the non-systematic risk। So as you are investing in more and more risky assets which are not offering you any additional returns, मतलब आप unnecessarily you are not getting rewarded for bearing with that extra risk। ठीक है, तो CAPM का बेसिक आइडिया यही है कि you invest in such assets which are rewarding you for that extra risk, which are offering you extra returns for that extra risk that you are bearing, otherwise it doesn't make sense to invest। okay? So ये है तो सभी assets B से लेके E तक के सभी assets में नॉन सिस्टमेटिक रिस्क बढ़ती जा रही है और इसीलिए सिग्मा we are moving away from that vertical line and the risk element is increasing, sigma is increasing। sorry, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो सर, ओके ठीक है। सो ये है, सी यहाँ पे क्या लिखा है? एन असेट ऑन द कैपिटल मार्केट लाइन हैज ओनली सिस्टमैटिक रिस्क whereas assets with non-systematic risk fall to the right of the capital market line। ठीक है, जो assets उसके राइट साइड में है उनमें
रिस्क का फैक्टर बढ़ रहा है क्योंकि नॉन सिस्टमेटिक रिस्क इन्वॉल्व हो रही है, बट रिटर्न्स नहीं बढ़ रहे, तो ये बताया जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या इम्प्लीकेशंस है, तो ये मतलब व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम फ्रॉम दिस, कि you should not invest in assets which are lying to the right of CAPM line. Why? Because you will be bearing with some extra risk for which you are not getting rewarded. तो इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशंस बहुत ही आसान है। आप कैपिटल मार्केट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, देख सकते हो कि असेट कहाँ पे है एग्जैक्टली, इज इट टू द राइट और टू द लेफ्ट, बेस्ड ऑन, और इज इट ऑन द लाइन, कैपिटल मार्केट लाइन, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, और एक इम्प्लीकेशन क्या है इसका, कि ये देखो यहाँ पे सी इधर लिखा है कि you can invest in only market portfolio, in only one fund, only in one mutual fund या one ETF which is tracking the market, ठीक है, because this is where equilibrium will be established. See, if everybody knows, हम मान के चलते हैं कि everybody is aware or everybody has the same assessment of all the companies, या somebody has a more information about a specific asset. For example, let's take a case of Rakesh Jhunjhunwala. Suppose who is known as big bull of Indian market nowadays. So suppose he has some additional information about a specific company, yeah, he sees some future in the specific, so he is solving when he is investing heavily in a specific company, he is solving his own CAPM thing. So you don't have to necessarily solve if he is the most efficient person in the world, then you can simply follow him. But that's not true. Everybody has their own biases. Everybody has their own mistakes in evaluating the thing. It's not the case that he is investing in with 100% accuracy all the time. That's not the case. Sometimes he is also incurring losses. I'm not saying that nobody else is doing having losses, but what I'm trying to say is you don't have to necessarily solve for this CAPM thing all the time. What you can do is invest in a fund which tracks the market. If a company has a huge potential, if it is growing at a very fast rate, automatically it will get included in the index. Eventually, it will get included in the index, because see, these निफ्टी 50 या सेंसेक्स जो है किस पे बनाए जा रहे हैं, जो टॉप 30 कंपनीज है उनके बेसिस पे सेंसेक्स बनाई जा रही है, और निफ्टी 50 जो है वो टॉप 50 कंपनीज के बेसिस पे बनाई जा रही है, और उसमें भी अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट द साइज ऑफ द कंपनी, बट बेस्ड ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंसेस, द फ्लक्चुएशंस इन देयर परफॉर्मेंसेस, इन सब के बेसिस पे वो लोग इंडेक्स में उस स्टॉक को इंक्लूड कर सकते हैं. सो अगर हम लोग अभी स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है किसी बिजनेस के बारे में, क्योंकि वो नया बिजनेस है, लेट्स से एयर विस्तारा वगैरह का जो प्लान है उनका, नाउ दिस इज अ न्यू बिजनेस, वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ इट इज गोइंग टू पैन आउट, मतलब how this business is going to perform in the future. So in that case, we can hold our horses for time being, let it prove itself, let it stabilize, let the business operations run smoothly, and then eventually we can invest. Even though we will have to pay high price for it, it won't be a speculation, it won't be a risky bet, isn't it? So but maybe you can invest in और सपोज ऐसी कोई कंपनी है जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है, या बिजनेस मॉडल में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे बिजनेसेस को ऑटोमेटिकली रिमूव किया जाता है. जब इन इंडाइसेस का जब रीबैलेंसिंग होता है तो रिमूव किया जा रहा है. तो इट इज द गुड बिजनेसेस आर टेकिंग प्लेस ऑफ दोज बैड बिजनेसेस या नॉट सो गुड बिजनेसेस. Automatically, when you are investing in a specific index, you don't have to worry about individual stocks. तो यही इसका क्रक्स है बेसिकली, कि ये क्या रिकमेंड करता है कि यू फॉलो द आर्ग्यूमेंट दैट इन्वेस्टर शुड परचेस अ लिटिल बिट ऑफ एवरी एसेट दैट इज अवेलेबल with the proportions determined by relative amounts that are issued in the market as a whole. मतलब जब इंडेक्स में इनको वेटेज दिया जाता है तो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे वेट्स दिया जाता है. तो लेट्स से अगर रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, लिस्टेड कंपनी है, तो उसको सबसे ज्यादा उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वेटेज दिया जाएगा. तो
एंड सो ऑन। तो उसके बेसिस पे आप भी अपने वेट्स असाइन करो। मतलब यू डोंट हैव टू नेसेसरीली डू दिस इंडिविजुअली, आप सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट विल हेल्प। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे। सी यू इन्वेस्ट यू इन्वेस्ट इन ऑल द असेट्स। अभी आप बोलोगे हर एक असेट में उतना इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल है क्या? सपोज एक शेयर है, सपोज एमआरएफ का एक शेयर कुछ 80,000 90,000 रुपीज का एक शेयर है। तो अगर वो इंडेक्स में नहीं है वो, लेकिन एज पर माय अंडरस्टैंडिंग या माय नॉलेज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सो सपोज वो अगर इंडेक्स में आता है तो उसको भी लेना चाहिए क्या? 85,000 का एक शेयर में परचेस करना चाहिए क्या? The answer is no. You don't have to necessarily go and pick and choose one stock each. आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो फंड अल्टीमेटली जाके इंडेक्स वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो आपको पूरा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। हर एक कंपनी का एक एक स्टॉक या दो स्टॉक या 10 स्टॉक्स लेने के लिए जितना अमाउंट लगता है उतना अमाउंट आपको देने की जरूरत नहीं है। आप जो भी अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, 500 रुपीज या 100 रुपीज से स्टार्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे, उसके प्रोपोर्शन में आपका अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा। एक कॉमन पूल या कॉमन फंड क्रिएट किया जा रहा है और वहां से वो पैसा स्टॉक्स में जा रहा है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। सी, it is not necessary to go to the trouble of analyzing individual issues and computing the Markowitz solution. Just buy the market portfolio. This is what they are suggesting. तो ये देखो यहाँ पे इंडेक्स फंड के बारे में बात हो रही है कि जो इंडेक्स को ट्रैक करता है, तो ये वन फंड आपको परचेस करने की जरूरत है, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ टू बी ऑन दैट कैपिटल मार्केट लाइन। अगर आपको कैपिटल मार्केट लाइन से आउट परफॉर्म करना है, उससे बेहतर रिटर्न्स आपको चाहिए, देन यू विल हैव टू चेंज योर एलोकेशंस। तो मे बी मुझे लगता है कि इंडेक्स में आने वाले सभी स्टॉक्स इक्वली बेटर नहीं रहते हैं, या सभी शेयर्स सेम स्टेज में नहीं रहते हैं, राइट? एक साइकिल्स में या बिजनेस साइकिल्स हम लोग को एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट सेम ऑल द टाइम, सो फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। तो लेट्स से सर्टेन इंडस्ट्री में हमें एक्सपांशनरी फेज देखने को मिल रहा है, सर्टेन सेक्टर्स में, बाकी सेक्टर्स में हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शनरी फेज देखने को मिल रहा है। तो ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप अपने वेटेजेस चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके लेट्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है उसमें एक बूम आने वाला है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो करंटली इट इज नॉट परफॉर्मिंग सो वेल ऑटोमोबाइल सेक्टर, बट इसीलिए गवर्नमेंट भी कुछ पीएमआई स्कीम्स वगैरह जो है, या प्रोड्यूसर लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज गोइंग टू गेट अ बूस्ट एंड lot of employment opportunities are going to get created, output will increase, and so on. So this sector looks promising for the next couple of years. So accordingly you can change your allocations. ठीक है, तो ये यही बता रहे हैं कि you don't have to necessarily solve that CAPM का equations for all the assets. What you do is you invest in market and then accordingly you can change. Maybe certain assets में allocation आप कम कर सकते हैं, ये कंपनी इतनी अच्छी नहीं लग रही है या इसका फ्यूचर इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए उसमें से allocation आप कम कर रहे हो, किसी और कंपनी में allocation बढ़ा रहे हो। तो ऐसे आप ट्विस्ट कर सकते हो, या माइनर चेंजेस आप वहाँ पे ट्विक कर सकते हो, थोड़े से allocations को ट्विक कर सकते हो, एंड दिस माइट अलाउ यू टू बी अबव दैट कैपिटल मार्केट लाइन। मतलब उसके ऊपर आप ऑपरेट कर सकते हो, जहाँ पे रिस्क एलिमेंट में कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बट रिटर्न्स वहां पे आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो। तो ऐसा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स वगैरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन इन्वेस्ट। सो दिस इज व्हाट इज इट इज टेलिंग अस अबाउट द इन्वेस्टमेंट थिंग, हाउ CAPM कैन हेल्प अस इन द इन्वेस्टमेंट थिंग। यहाँ पे कुछ एग्जांपल वगैरह भी दिए, यू कैन हैव अ लुक एट इट। देन टाइम आउट, ओके, ऑलमोस्ट ओवर। देन ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मेजर्स भी दिए टू कंपेयर फंड, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स। These are the different evaluation criteria which are used. It is not there in the syllabus, but for your understanding you can read. See, Jensen Index, ये आपको रिस्क वेटेड रिटर्न्स आपके कितने हैं वो बता रहे हैं, या कितना ऊपर मार्केट पोर्टफोलियो के कितना ऊपर आपका असेट है। As you can see, here beta is 1, but the expected returns are much higher than the returns
offered by the CAPM formula. So automatically this asset become relatively attractive. Sharp ratio कैसे calculate करते हैं? तो you look at the risk associated with that ABC asset and compare it with the risk associated with the market portfolio. तो वो comparison है. Sharp ratio भी हम एक ये मतलब इवैल्यूएशन के लिए ये बता सकते हैं. तो देखो जस्ट दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस. जेंसन इंडेक्स एंड दिस थिंग शार्प इंडेक्स क्या होता है ये जैसे देख लो. यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है क्या होता है. देन प्राइसिंग फॉर्मूला में सी दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस. ये देखो ये व्हाट इज दिस फॉर्मूला. ये देखो ये फॉर्मूला सीएपीएम का ही फॉर्मूला है. सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रिटर्न्स जहां पे हम आर आई लिखते थे आर या आर आई लिखते थे वहां पे उन्होंने क्या लिखा है क्यू बार माइनस पी अपॉन पी. अभी ये क्या है. लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या मेजर कर रहे थे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम द असेट. रिटर्न्स कब मिलेंगे. सपोज मैं कोई असेट को परचेस कर रहा हूँ और उसको बेचूंगा और परचेस प्राइस और सेल प्राइस में अगर डिफरेंस रहेगा तो मुझे रिटर्न्स मिलेंगे पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे. ठीक है. तो मतलब सेल प्राइस मेरा ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द परचेस प्राइस एंड दिस इज ट्रू अक्रॉस मतलब फॉर ऑल द असेट्स. सो पी स्टैंड्स फॉर परचेस प्राइस एंड क्यू स्टैंड्स फॉर सेल प्राइस. ठीक है. तो क्यू यहाँ पे क्यू बार क्यू यूज किया है बिकॉज हमें पता नहीं है एग्जैक्टली जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस वक्त हमें पता नहीं है कि हमें कितना मतलब कितने प्राइस पे हम उसको बेच सकेंगे. ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं है आज के डेट में. तो हम लोग सिर्फ एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ले रहे हैं. तो इसीलिए क्यू बार जब हमें एक्चुअल प्राइस मिलेगा तो दिस क्यू बार विल गेट रिप्लेस्ड बाय एक्चुअल क्यू. ठीक है. तो लेकिन ये क्यों हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू नो द राइट प्राइस टू एक्वायर दिस पर्टिकुलर असेट. और इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड सेल्स प्राइस क्या होगा सेल प्राइस क्या होगा और फिर उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं. right. So q bar minus p divided by p, this is what is giving us the expected returns. ये जो r है ये एग्जैक्ट ये क्या है रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है. देयर आर टू टर्म्स. एक होता है रेट ऑफ रिटर्न दूसरा होता है टोटल रिटर्न्स. तो यहाँ पे ये रेट ऑफ रिटर्न्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो सपोज मैंने एक असेट परचेस किया था 100 रुपए में और उसको मैंने 120 रुपए में बेचा 120 रुपए में बेचा. राइट. सो Q stands for Q bar stands for या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी प्राइस 120 होगी. तो 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 0.2. राइट. सो 0 या हाँ 0.2. 0.2 मतलब 20% का एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है. यहाँ पे मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है या रेट ऑफ रिटर्न है 20% के. ठीक है. तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज नथिंग बट योर सीएपीएम का राइट हैंड साइड. रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा प्लस मार्केट पोर्टफोलियो returns minus risk free rate. तो यही है ना. Is this formula familiar to you? The first formula? Are you familiar with this formula? Do you know मतलब है देखा है ये formula इसके पहले या नहीं राइट हैंड साइड का. हेलो. Am I still there in the call? Yes, sir, yes. ओके. सो ये राइट हैंड साइड देखा है ना आपने आर एफ प्लस बीटा इंटू आर बार एम माइनस आर एफ. सीएपीएम का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ये यही है ना. रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा प्लस इंटू रिस्क प्रीमियम. यही है ना ये फॉर्मूला. तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हमने आर के जगह पे बाय प्राइस और सेल प्राइस को कंपेयर किया है या रेट ऑफ रिटर्न को वहां पे लिया है. राइट. अभी हमें प्राइसिंग वी आर ट्राइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द राइट प्राइस ऑफ द असेट. तो हमने क्या किया पी को एक साइड में रखा और बाकी सभी टर्म्स को दूसरे साइड ले गए. ठीक है. तो ये रीअरेंजमेंट करोगे तो आपको ये सेकेंड वाला फॉर्मूला मिलेगा. तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मतलब इसके जैसे कोई फॉर्मूला हमने देखा है. व्हाट इज दिस एग्जैक्टली. ये सेकंड जो फॉर्मूला है वो है क्या एग्जैक्टली. ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था. सॉरी
Are you aware about this formula? ये वाला I'm talking about this second formula. Yes, sir. Yes. What is this exactly? See, But on can I the reconnect it? Can you explain it, sir? Like, sorry, hello. can I just recollect it? Like, can you explain it in short? Okay, हाँ, tell me. See, what is this? Q bar is the expected sell price, मतलब फ्यूचर में मिलने वाली प्राइस है ये, ठीक है. और डिनोमिनेटर क्या है हमारा? डिनोमिनेटर इज 1 प्लस आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, मतलब 1 प्लस आर, मतलब 1 प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स वगैरह जो ये रिटर्न्स होते हैं, रेट ऑफ रिटर्न जो होते हैं, वो ये क्या करता है, ये डिनोमिनेटर जो है ये क्या करता है, ये बेसिकली न्यूमरेटर को डिस्काउंट कर रहा है. बिकॉज न्यूमरेटर जो है, क्यू बार जो है, ये फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू है, उसका डिस्काउंटेड वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. सो इट इज नथिंग बट अ डिस्काउंटेड वैल्यू. फ्यूचर में मिलने वाला सेल प्राइस है 120 जो रुपीज मुझे मिलने वाले हैं असेट से फ्यूचर में, उसकी आज के डेट में प्राइस क्या है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. तो दिस इज नथिंग बट डिस्काउंटिंग टेक्निक. ओके, सो इफ यू कुड रिकलेक्ट द आइडिया ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, दिस इज नथिंग बट डिस्काउंटिंग. तो यहाँ पे हम लोग प्राइस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. राइट प्राइस क्या होनी चाहिए गिवन द रिस्क फ्री रेट, given the market portfolio, given the beta of this particular asset or risk that we are bearing when we are investing in this asset, given all these factors, what is the right price for this asset? ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, सो ये बताया जा रहा है यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर है. ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, इन दिस डिटरमिनिस्टिक केस इट इज अप्रोक्सीमेट टू डिस्काउंट द फ्यूचर पेमेंट एट द इंटरेस्ट रेट आर एफ. ठीक है, तो अगर हम अप्रोक्सीमेट वर्जन लेना चाहेंगे तो सिर्फ आर एफ ले लो डिनोमिनेटर में. यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया, यू कैन हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल. मतलब प्राइसिंग के रिलेटेड है कि क्या राइट प्राइस होनी चाहिए पर्टिकुलर एसेट के लिए. तो अगर डिस्काउंटेड प्राइस अगर ज्यादा है कंपेयर टू द एक्चुअल प्राइस विच यू आर पेइंग, देन द इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल. अगर डिस्काउंटेड वैल्यू अगर कम आ रही है कंपेयर टू द प्राइस दैट यू आर पेइंग, देन दिस पर्टिकुलर एसेट विल बी अनप्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट इन. ये दो एग्जांपल्स ये बहुत अच्छे से, मतलब ये एग्जांपल्स आपको ये कॉन्सेप्ट को है, मतलब ये करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. हैव अ लुक एट बोथ द एग्जांपल्स, और अगर कुछ नहीं समझ रहे उसमें से तो बताओ मुझे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं. ये सब फॉर्मूला छोड़ दो, बाकी अभी जाओ डायरेक्टली इसको मतलब ये भी जस्ट स्किप कर सकते हो, बट आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये अगर हम डिस्काउंटिंग यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें करना क्या है, वो जो बाकी फॉर्मूला है उसमें सिर्फ उसमें से पी को माइनस करना है. मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू जो है उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे तो हमें मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू. मतलब ऐसे नेट एनपीवी के लिए भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज गिवन हियर. देन ये सब छोड़ दो मैथ्स वगैरह, समरी जरा पढ़ लेना इसकी. ठीक है, ये पूरा चैप्टर का एक आपको एक समराइज वर्जन देता है, एब्रिज्ड वर्जन देता है, तो ये समरी जरूर पढ़ना. और दो टॉपिक तो इसमें से ही पढ़ने आपके, इन्वेस्टमेंट्स मतलब सीएपीएम का यूज इन प्राइसिंग थिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ठीक है, कोई डाउट है आज के लेक्चर के रिलेटेड या टॉपिक के रिलेटेड? No, sir. ओके ओके, ठीक है. सो दैट वाज द एंड ऑफ योर सेकंड मॉड्यूल. अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो नेक्स्ट डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक है वो सीखने वाले हैं. नॉट मैथ्स का डेरिवेटिव, ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ते हैं. ठीक है, बट बी श्योर दैट यू आर क्लियर अबाउट द फर्स्ट 2 चैप्टर्स. कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है पूछो नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, ओके, चलो देन लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.